सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने एक सपना देखा जो उस जमाने के हिसाब से मतलब लगभग पागलपन ही था। बिल्कुल। उनका लक्ष्य था इतिहास में पहली बार पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करना। और ये वो दौर था जब कोई जीपीएस नहीं था, कोई सैटेलाइट फोन नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक जहाज, 28 लोगों का क्रू और -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज हम यहाँ अंटार्कटिका को पार करने की कहानी सुनाने के लिए नहीं है। नहीं, हम यहाँ उस मिशन के बुरी तरह फेल होने के बाद शुरू हुई एक दूसरी ही कहानी पर बात करने के लिए। ये कहानी है इंसानी सहन शक्ति की और उम्मीद की। हाँ, कि विपरीत परिस्थितियों में इंसान क्या कुछ कर सकता है। ये इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल कहानियों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज से जिसका नाम भी बड़ा कमाल का था, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति, और शायद ही किसी जहाज का नाम इतना सटीक साबित हुआ। उनका प्लान था कि वेडल सागर के रास्ते अंटार्कटिका के तट पर उतरेंगे। और यहीं पर मतलब कहानी का पहला ट्विस्ट आता है। वेडल सागर कोई आम समुंदर नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि उसकी बनावट एक जाल जैसी है। बिल्कुल। जो समुद्री बर्फ उसमें एक बार घुस जाती है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाती, तो वहाँ बर्फ की परत बहुत ज्यादा मोटी और अप्रत्याशित हो जाती है। एक मिनट, तो क्या शैकल्टन को इस बारे में पता नहीं था? क्या उन्हें किसी ने चेतावनी नहीं दी? दी थी, बिल्कुल दी थी। साउथ जॉर्जिया द्वीप पर, जो कि उनके रास्ते की आखिरी इंसानी बस्ती थी, वहाँ के अनुभवी व्हीलिंग कप्तानों ने उन्हें साफ साफ चेताया था कि आगे मत जाओ। हाँ, कि उस साल बर्फ की हालत बहुत ज्यादा खराब है और आगे बढ़ना बेवकूफी होगी। लेकिन शैकल्टन वो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत जुनूनी थे और वो आगे बढ़ गए। और जाहिर है ये फैसला गलत साबित हुआ। 18 जनवरी 1915 को एंड्योरेंस जहाज बर्फ में फंस गया और ऐसा फंसा कि फिर कभी निकल ही नहीं पाया। क्रू ने हर मुमकिन कोशिश की, मतलब इंजन को पूरी ताकत से चलाना, कुल्हाड़ियों से बर्फ काटना, सब कुछ, लेकिन वो विशाल जहाज 1 इंच भी नहीं हिला। और सबसे बुरी बात ये थी कि वो सिर्फ फंसे नहीं थे, वो तो बहने लगे थे। हाँ, जिस बर्फ के विशाल टुकड़े में वो फंसे थे वो समुंदर की धाराओं के साथ गलत दिशा में बहने लगा था। वो अपने लैंडिंग पॉइंट से और भी दूर होते जा रहे थे। तो मतलब अब वो बस इंतजार कर सकते थे एक ऐसे जहाज पर जो खुद कैद था। और फिर आ गई अंटार्कटिक की सर्दियां। महीनों तक 24 घंटे का अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का सन्नाटा और कड़कड़ाती ठंड। इस अभियान पर एक फोटोग्राफर भी थे, फ्रैंक हर्ली। उनकी तस्वीरें वो कमाल की हैं। हाँ, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फ का दबाव धीरे धीरे जहाज की मोटी लकड़ी की दीवारों को तोड़ रहा था। आप जहाज को तिल तिल कर मरते हुए देख सकते हैं। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। आपका जहाज, जो बाहरी दुनिया से आपका एकमात्र कनेक्शन है, वो आपकी आंखों के सामने टूट रहा है। लोगों को पागल होने से कैसे बचाया होगा शैकल्टन ने? और यहीं पर हमें शैकल्टन की लीडरशिप का पहला बड़ा उदाहरण मिलता है। उन्होंने एक सख्त रूटीन बना दिया, सबको किसी ना किसी काम में व्यस्त रखा। हाँ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हॉकी मैच करवाए गए, नाटक खेले गए, जन्मदिन मनाए गए। उनका एक ही मकसद था, किसी को भी नाउम्मीद होने का खाली वक्त ना देना। लेकिन वो जहाज को टूटने से नहीं रोक सके। नहीं। 24 अक्टूबर 1915 को बर्फ के जबरदस्त दबाव से जहाज की पतवार टूट गई और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। क्रू ने 3 दिन और 3 रात लगातार पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार शैकल्टन को आदेश देना पड़ा, जहाज छोड़ दो। उस वक्त क्रू पर क्या बीती होगी? एक क्रू सदस्य टॉम मैक्लॉयड ने कहा था, मुझे नहीं लगता अब हम अपने घर कभी वापस लौट पाएंगे। और 21 नवंबर को कुछ दूर बर्फ पर कैंप लगाकर उन 28 लोगों ने अपने जहाज एंड्योरेंस को हमेशा के लिए बर्फीले पानी में समाते हुए देखा। वो उनका घर था, उनकी उम्मीद थी। तो अब स्थिति ये थी, 28 लोग एक तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पर, खाने का सामान सिर्फ 1 महीने का, और उनके पास थी बस 3 छोटी लाइफ बोट्स। यहाँ से कोई कैसे बच सकता है? शैकल्टन ने तुरंत हिसाब लगाया। सबसे नजदीकी जमीन थी पोलेट द्वीप, 550 किलोमीटर दूर। और यहाँ कहानी में एक अविश्वसनीय मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल। 12 साल पहले 1903 में एक दूसरे अभियान के दौरान शैकल्टन ने खुद उस द्वीप पर भविष्य में फंसने वाले लोगों के लिए एक झोपड़ी और ढेर सारी रसद रखवाई थी। मतलब उन्होंने खुद अपने लिए 12 साल पहले एक इमरजेंसी किट तैयार की थी, तो उन्होंने पैदल जाने का फैसला किया। यही पहला प्लान था। नियम बहुत सख्त थे।
हर व्यक्ति अपने साथ सिर्फ 2 पाउंड यानी लगभग 900 ग्राम वजन का निजी सामान ले जा सकता था। शैकल्टन ने खुद अपने सोने के सिक्के और बाइबल वहीं बर्फ में फेंक दिए। हाँ, और फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली को अपने 400 कीमती फोटो नेगेटिव्स में से 250 को तोड़ना पड़ा। और सबसे दर्दनाक फैसला था कुत्तों के कुछ पिल्लों को मारना। खाने की कमी के चलते। और क्या ये यात्रा सफल हुई? बिल्कुल नहीं। बर्फ बहुत नरम थी। 3 घंटे की कमरतोड़ मेहनत के बाद वो सिर्फ 1 मील आगे बढ़ पाए थे। तब शैकल्टन को एहसास हुआ कि ये नामुमकिन है। तो प्लान ए फेल हो गया। अब तो लोगों की हिम्मत पूरी तरह टूट गई होगी। यहीं पर एक महान लीडर का फर्क पता चलता है। शैकल्टन ने तुरंत प्लान बदला। उन्होंने कहा, ठीक है, हम चल नहीं सकते तो हम इंतजार करेंगे। उन्होंने वहीं एक कैंप स्थापित किया, ओशन कैंप। और उनका नया प्लान था कि जिस बर्फ के टुकड़े पर वो हैं उसे ही बहकर जमीन के पास ले जाने दिया जाए। और क्रू का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने राशन के बारे में थोड़ा झूठ भी बोला। तो महीनों तक वो बस बहते रहे? हाँ, 5 महीने तक। फिर एक सुबह उन्हें दूर जमीन दिखी, जॉइनवेल द्वीप। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं थी। क्यों? इसका मतलब था कि वो पॉलिट द्वीप से बहुत आगे निकल चुके थे, जहां उनकी रसद रखी थी। अब उनके सामने एक नया और कहीं ज्यादा भयानक सच था। वो दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर ड्रेक्स पैसेज की ओर बढ़ रहे थे, जिसे समंदर का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ 12-12 मीटर मतलब 40 फीट ऊंची लहरें उठना आम बात है। इतिहास में इस जगह पर 800 से ज्यादा जहाज डूब चुके हैं। अगर वो लोग अपनी बर्फ की नाव पर वहां पहुंच जाते तो एक भी नहीं बचता। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। खाना लगभग खत्म था। पीने के पानी के लिए वो बर्फ को अपने कपड़ों के अंदर रखते थे ताकि शरीर की गर्मी से वो पिघले। और फिर 7 अप्रैल 1916 को वो बर्फ का टुकड़ा भी टूटने लगा जिस पर उनका कैंप था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। शैकल्टन ने चिल्लाकर आदेश दिया, नाव पर चढ़ो। इसी भगदड़ में एक आदमी अर्नी हॉलनेस बर्फीले पानी में गिर गया। जैसे तैसे उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तभी बर्फ का टुकड़ा बीच से टूट गया और शैकल्टन एक तरफ अकेले रह गए। ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा। कुछ ही पलों के लिए उन्होंने रस्सी फेंककर शिखल्टन को वापस खींच लिया, लेकिन हॉलनेस की हालत बहुत खराब थी। शिखल्टन ने उसे कोई कंबल नहीं दिया। उन्होंने उसे चलने का आदेश दिया। हाँ, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हारे सारे कपड़े सूख ना जाएं। वो बेचारा पूरी रात चलता रहा और इसी क्रूर लगने वाले फैसले ने उसकी जान बचाई। उस खौफनाक रात के बाद, नावों पर 7 दिन के जानलेवा सफर के बाद आखिरकार वो एक चट्टानी द्वीप पर पहुंचे, एलिफेंट द्वीप। 497 दिनों के बाद उन्होंने पहली बार अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की। लेकिन समस्या अभी भी वही है ना? ये द्वीप तो एक वीरान बंजर चट्टान था। बिल्कुल, वो किसी भी जहाजी रास्ते पर नहीं था। कोई भी जहाज उन्हें ढूंढने वहां कभी नहीं आता। वो एक जेल से निकलकर दूसरी में फंस गए थे। तो अब क्या? घर कैसे पहुंचा जाए? शिखल्टन के सामने 3 भयानक विकल्प थे। केप हॉर्न 800 किलोमीटर, फॉकलैंड द्वीप 880 किलोमीटर और तीसरा साउथ जॉर्जिया द्वीप 1300 किलोमीटर दूर। रुकिए, उन्होंने सबसे दूर वाला विकल्प क्यों चुना? 1300 किलोमीटर। और यहीं पे एक कमाल का लीडरशिप लेसन है। उन्होंने सबसे आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वो रास्ता चुना जिसमें सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। अच्छा। पहले 2 रास्ते उन्हें सीधे ड्रेक्स पैसेज के तूफानों में ले जाते। साउथ जॉर्जिया दूर था, लेकिन वहां जाने के लिए हवाएं ज्यादा अनुकूल थीं। तो प्लान ये बना कि शैकल्टन और 5 लोग एक छोटी सी नाव जेम्स कैड में 1300 किलोमीटर समंदर पार करके मदद लाने जाएंगे और बाकी के 22 लोग फ्रैंक वाइल्ड के नेतृत्व में द्वीप पर इंतजार करेंगे, ये जानते हुए कि अगर वो नाव डूब गई तो उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। उस नाव का सफर, वो तो कल्पना से भी परे है। हाँ, लगातार बर्फीले पानी और ठंड से जूझना, दिन में 20 घंटे से ज्यादा अंधेरा और दिशा का पता लगाने के लिए बस कुछ पलों के लिए दिखने वाले सूरज पर निर्भर रहना। 16 दिन की इस भयानक यात्रा के बाद जब वो साउथ जॉर्जिया के पास पहुंचे तो एक भयंकर समुद्री तूफान में फंस गए। उन्हें लगा अब सब खत्म, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और वो तूफान से बचकर द्वीप पर पहुंच गए। पर यहाँ भी कहानी खत्म नहीं हुई। वो द्वीप के गलत सिरे पर पहुंचे थे। हाँ, एक निर्जन और वीरान इलाके में। वेलिंग स्टेशन मतलब इंसानी बस्ती द्वीप के दूसरी तरफ थी और बीच में थे बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसे आज तक किसी इंसान ने पार नहीं किया था। बिल्कुल। तो अब उनके सामने आखिरी चुनौती थी, इन पहाड़ों को पैदल पार करना, बिना किसी टेंट या स्लीपिंग बैग के। और उन्होंने ये कर दिखाया। शैकल्टन और 2 और साथियों ने 36 घंटे तक बिना सोए, बिना रुके उन बर्फीले पहाड़ों को पार किया। जब ये तीनों वेलिंग स्टेशन पहुंचे
तो कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाया। दुनिया उन्हें 2 साल से मरा हुआ मान चुकी थी। लेकिन शैकल्टन के दिमाग में जश्न नहीं था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मेरे 22 आदमी एलिफेंट द्वीप पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत एक जहाज का इंतजाम किया और वापस निकले, लेकिन मोटी समुद्री बर्फ ने उनका रास्ता रोक दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बचाव प्रयास विफल हुए। और उधर एलिफेंट द्वीप पर 100 से ज्यादा दिन बीत चुके थे। वहां फ्रैंक वाइल्ड ने कमाल का नेतृत्व दिखाया। मनोबल बनाए रखने के लिए उनका एक रोज का नियम था। वो हर सुबह सबको जगाकर कहते थे, अपना सामान बांट लो दोस्तों, बॉस आज आ सकते हैं। 4 महीने बाद जब लोगों की उम्मीद दम तोड़ रही थी, ठीक उसी पल 30 अगस्त 1916 को उन्हें धुंध में से एक जहाज आता दिखाई दिया और जहाज पर खड़ा एक आदमी चिल्ला रहा था, तुम सब ठीक हो? वो शैकल्टन थे। अविश्वसनीय। मतलब एक भी आदमी नहीं खोया। यही इस कहानी का सबसे चमत्कारी हिस्सा है। 27 लोग इस अभियान पर गए थे और लगभग 2 साल तक नर्क जैसे हालातों से गुजरने के बाद सभी 27 लोग जिंदा घर लौटे। और हाल ही में 2022 में एंड्योरेंस जहाज का मलबा भी मिल गया है, 10,000 फीट की गहराई पर। और बर्फीले पानी की वजह से वो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शैकल्टन अपने मूल लक्ष्य में बुरी तरह असफल रहे, लेकिन उल्लू ने जो हासिल किया वो उस लक्ष्य से कहीं ज्यादा बड़ा और प्रेरणादायक था। उन्होंने अपने हर एक साथी को घर वापस पहुंचाया। आज की इस चर्चा को फ्रैंक वाइल्ड की उस रोज की बात के साथ खत्म करते हैं। बॉस आज आ सकते हैं? ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। ये कहानी शैकल्टन के असाधारण नेतृत्व की है, इसमें कोई शक नहीं। पर उन पीछे छूटे हुए 22 लोगों के बारे में सोचिए। एक वीरान द्वीप पर 128 दिनों तक। हाँ, सिर्फ इस विश्वास पर उम्मीद बनाए रखने के लिए किस तरह की ताकत और भरोसे की जरूरत होती है कि एक आदमी अपना वादा निभाने वापस आएगा। ज्यादा मुश्किल क्या है? मदद लाने के लिए एक हीरो की तरह तूफानों से लड़ना या उस मदद के इंतजार में चुपचाप धैर्य के साथ हर दिन जीना।